स्क्रीन पे शिफ्ट होना है जैसे नोट उस पे काम की जाएंगी। Hello students, we will wait for 5 minutes for more students that they can also join the meeting. क्योंकि कुछ बच्चों ने क्लासेस नहीं ली हैं तो मैं एक बार ये जो नोट्स हैं इनको वर्क जो है एक बार सुपरफिशियली हम वापस डिस्कस कर लेंगे, देन वी विल डिस्कस असाइनमेंट। और असाइनमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको पता चलेगा कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उसमें, तो कंटेंट क्लियर हो जाएगा कि कितना समझना है। ठीक, तो आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट आवर आफ्टर 5 minutes we will start our screen sharing notes. We will discuss. So that you can see on your screen election and representation. जल्दी जल्दी इसको रिकैप्चुलाइज करेंगे आप लोगों ने। तो आई होप कि रिमझिम और सुनीता तो कंटिन्यूसली क्लासेस ले रही थी, दिव्यांशी का बीच बीच में स्किप हुआ, और अब थोड़ा सा हम इस चैप्टर को रिकैप्चुलाइज करते हैं और बच्चे आ जाएंगे। मैंने आज मैसेज भी सेंड किया है। इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, इंडिया में क्या है, कैसा इलेक्शन सिस्टम, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू नो इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन। तो इंडिया के अंदर स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट आवर इंडियाज इलेक्शन सिस्टम। तो हम एक ही बात जानते हैं कि इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जहाँ पर जो पार्लियामेंट है देयर इज अ कमिटमेंट टू ऑल द पीपल, द कमिटमेंट इज टू होल्ड रेगुलर फ्री एंड फेयर। दीज इलेक्शंस डिटरमाइन द कॉम्पोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये इलेक्शन क्यों होते हैं, हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि इलेक्शन क्यों कंटेस्ट कराए जाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम ये देखें कि अपनी कंट्री को एक गवर्नमेंट चाहिए होती है, वो गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्री को रन करती है, ठीक है। और स्टेट की गवर्नमेंट भी होती है, जो स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट से रिलेटेड जो लॉ है उनको इम्प्लीमेंट कराना है। तो बोथ द हाउसेज मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा, दे members they contest the election. Those elections, composition of the government, 2 houses of parliament, the state and union territory legislative assembly and the presidency and the vice presidency. और किसके लिए चुनाव होते हैं, प्रेसिडेंसी और वाइस प्रेसिडेंसी के लिए। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंसी या प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन इन इंडिया इवेंट इन्वॉल्विंग पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्सिटी एंड अमेजिंग स्केल। आपको मालूम है कि जब इलेक्शन होते हैं तो क्या होता है, सब लोगों को अवेयर किया जाता है, सब लोगों को जागरूक किया जाता है कि भाई आप जो है वोट करें, बिकॉज वोट से ही हमें पता चलेगा कि हमें कैसी गवर्नमेंट चाहिए, लोगों की कहाँ पर डिजायर और होप क्या है। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक किया था एफपीटीपी। इंडिया में क्या सिस्टम है, एफपीटीपी अलॉन्ग विद पीआर सिस्टम। अब एफपीटीपी को थोड़ा सा देख लेते हैं। एफपीटीपी में मैं आपको जनरल से बता देती हूँ कि एक कंस्टिट्यूंसी होती है जिसमें डिफरेंट पार्टीज की क्या करते हैं, कैंडिडेट क्या करते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। जिस भी पार्टी का जो कंटेस्टेंट है वो अगर सबसे पहले उसके वोट ज्यादा हो जाते हैं अपने साथ वाले कैंडिडेट से, तो वो क्या होता है, विनर हो जाता है। ये होता है एफपीटीपी। अब इंडिया में कैसे है, पूरी कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर देते हैं। आपका ये जो रिकैपिटलाइजेशन हो रहा है ना, उससे आप जब असाइनमेंट मेरे साथ करेंगे तो आपको सारे आंसर्स आएंगे। हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव हम चुनते हैं, और किसको चुनते हैं, वो सिक्योर द हाईएस्ट नंबर। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट, क्या इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, दैट इन द सिस्टम हुएवर हैज मोर वोट। यानी यहाँ पर ये नहीं है कि पूरी सबका रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, जिसके वोट ज्यादा आ गए वो कैंडिडेट डिक्लेयर्ड हो जाता है विनिंग। द विनिंग कैंडिडेट नीड नॉट टू सिक्योर अ मेजॉरिटी ऑफ द वोट, दिस मेथड इज कॉल्ड द। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको यही सारा बताना है कि व्हाट इज एफपीटीपी और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एफपीटीपी एंड द पीआर सिस्टम। दिस मेथड, इसको प्लूरलिटी सिस्टम क्यों कहते हैं, पहले भी बताया था, क्योंकि प्लूरल बहुत सारी पार्टीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। दिस इज द मेथड ऑफ इलेक्शन प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, किसी और ने नहीं, किसी गवर्नमेंट ने इसे नहीं इंट्रोड्यूस किया, इट इज इन रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है बच्चों, समझ लें। पीआर सिस्टम मैं आपको जो लिखा हुआ है वैसे नहीं, मैं आपको वर्बली बताती हूँ व्हाट इज पीआर सिस्टम। हमने 2 तरह का पीआर सिस्टम देखा।
उसमें एक में तो क्या था कि पूरी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूंसीज मान लेते हैं और जो पार्टीज होती हैं उनके जो और लोग जो है वो वोट किसको करते हैं, पार्टी को। अब पार्टी को जितने वोट्स मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको क्या मिलती है, सीट्स मिलती है। दूसरा तरीका क्या था कि मल्टी मेंबर पार्टी सिस्टम होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूंसीज को कैसे डिवाइड कर देते हैं, मल्टी मेंबर्स में। यानी एक पार्टी का मेंबर जो है वो 2-3 जगह से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर भी क्या चीज है, पार्टी को ही वोट जाता है और जितने वोट उस कैंडिडेट को आते हैं उस प्रपोर्शन में उनको क्या मिलती है, सीट्स मिलती है। इंडिया में पीआर सिस्टम कैसे है, इंडिया में एक थर्ड वेरिएंट यूज किया, दिस इज कॉल्ड द सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, जिसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं, अब सबसे पहले पीआर सिस्टम हम कहाँ यूज किया हुआ इसको क्लियर समझे। पीआर सिस्टम इज यूज इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, जिसमें हम अपनी ट्रांसफरेबल वोट का मतलब ये होता है कि आप अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से जो है कैंडिडेट को चुनते हैं। PR system or the election president, vice president and for the election to the Rajya Sabha and Vidhan Sabha. अब कंपैरिजन क्या है दोनों में, जल्दी जल्दी देखेंगे। हमें एफपीटीपी अगर समझ में आ गया, पीआर आ गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कंट्रीज डिवाइडेड इनटू स्मॉल, एफपीटीपी का बता रहे हैं 543 है, कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर देते हैं इंडिया को। एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव, वोटर वोट फॉर ए कैंडिडेट, जबकि पीआर में क्या था, पार्टी के लिए। A party may get more seats than votes in the legislature. पार्टी को मैंने एक आपको ध्यान होगा कि एक एग्जांपल बताया था कांग्रेस वाला, जिसमें उसको परसेंट तो वोट के कम मिलते हैं लेकिन सीटें ज्यादा मिलती है। तो यहाँ पर यही है, कैंडिडेट हु विन्स द इलेक्शन मे नॉट गेट मेजोरिटी। जरूरी नहीं है कि जिसको इलेक्शन जीता हो तो जरूरी नहीं कि ओवरऑल उसको मेजोरिटी मिले, जैसे ये जो है वो यूके और इंडिया में है। पीआर में मैंने आपको बता दिया, demarcated constituencies, single constituencies, the entire country may be a single, more than one representative may be elected from one constituency, voter votes for the party, every party gets seats in the legislature in proportion to the percentage of votes that it gets. I explained you everything, that's why I am only reading here. Candidate who wins the election gets majority of votes, जो इलेक्शन जीतता है उसको मेजोरिटी ऑफ वोट्स होते हैं, इजराइल और नीदरलैंड में। अब व्हाई डिड इंडिया अडॉप्टेड द एफपीटीपी, तो सबसे पहले अगर हम जनरल अगर क्वेश्चन आ ही सकता है आपका कि क्या रीजन है, तो सबसे पहली बात है कि एफपीटीपी इट इज अ पॉपुलर सिस्टम। दूसरा क्या है, पीआर सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम। थर्ड चीज क्या है कि थर्ड देखें, क्लियर चॉइस है हमारे पास, डिफरेंट पार्टीज हैं, डिफरेंट कैंडिडेट्स हैं, तो वोटर के पास चॉइस है कि किसको चुनना है। वोटर्स हैव टू सिंपली एंडोर्स और टू कैंडिडेट और ए पार्टी व्हाइल वोटिंग। वोटर्स को पता होता है कि हमें वोट किसको देना है, किस कैंडिडेट को देना है, किस पार्टी को देना है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एक्चुअल पॉलिटिक्स, वोटर्स में आइदर गिव ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द पार्टी और द कैंडिडेट। अब मान लीजिए आप कैंडिडेट को नहीं जानते, क्लास 10th में यही पढ़ा था ना कि हम वोट किस आधार पर करते हैं, तो हम कई बार पार्टी को भी वोट देते हैं। जैसे किसी का बीजेपी पार्टी के साथ बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन है, किसी का कांग्रेस के साथ में है, तो उस हिसाब से द एफपीटीपी सिस्टम ऑफर्स वोटर्स ए चॉइस नॉट सिंपली बिटवीन पार्टीज बट स्पेसिफिक कैंडिडेट। आपने देखा होगा कि हर पार्टी के कैंडिडेट्स होते हैं, हर पार्टी के कैंडिडेट्स होते हैं, तो आपके पास चॉइस होती है कि आप किस कैंडिडेट को वोट दें। इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेस्ड सिस्टम लाइक द एफपीटीपी द वोटर्स नो हु देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जिस कैंडिडेट को चुना है वो कैंडिडेट जो है आपके उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। अगर वो जिसको कहें कि किसी भी तरह का यूँ कह दें कि आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आपका काम नहीं कर रहे हैं, तो आप जाके कह सकते हैं वहां तक अपनी कंप्लेन कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आप उस कैंडिडेट को, उस पार्टी को जो है वोट नहीं देंगे। व्हाई नॉट पीआर सिस्टम, इंडिया में पीआर सिस्टम क्यों नहीं है? सबसे बड़ी बात है कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, इंडिया के अंदर जितनी पॉपुलेशन है, उसके अंदर ये सिस्टम लाना मुश्किल है। पीआर बेस्ड इलेक्शन में नॉट बी सुटेबल गिविंग ए स्टेबल। और दूसरी बात है कि पीआर सिस्टम जब भी होगा तो कौन सी गवर्नमेंट बनेगी, कोalition गवर्नमेंट बनेगी, और कोalition गवर्नमेंट होगी तो क्या होगा, गवर्नमेंट के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी। दिस सिस्टम रिक्वायर दैट द एग्जीक्यूटिव हैव मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेचर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सिस्टम के अंदर जो एग्जीक्यूटिव होगा उसके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए, है ना, किसमें, लेजिस्लेचर में। द पीआर सिस्टम मे नॉट प्रोड्यूस ए क्लियर मेजॉरिटी, और सबसे बड़ी बात है मेजॉरिटी नहीं है तो इसलिए कोalition गवर्नमेंट बनेगी। लेजिस्लेचर वुड बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ शेयर ऑफ वोट।
जितने परसेंट उनको शेयर ऑफ वोट मिले उतनी परसेंट सीट मिलेगी। इन ए डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया ए पीआर सिस्टम वुड एनकरेज ईच कम्युनिटी टू फॉर्म इट्स ओन नेशन वाइड पार्टी। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन डाइवर्स कंट्री, इंडिया कैसी कंट्री है, डाइवर्स है, ए पीआर सिस्टम वुड एनकरेज ईच कम्युनिटी। यहाँ पर कम्युनिटी बेस्ड क्या होगी, मान लीजिए यहाँ पर आपको मालूम है कि इंडिया के अंदर कितनी सारी कम्युनिटीज है, हिंदू है, मुस्लिम है, और पार्टी किसके आधार पर बनने लग जाएगी, कम्युनिटीज पे। और कम्युनिटी बेस्ड पार्टी होगी तो वो कहेगी, मुस्लिम लोगों को कहेगी हमें ही वोट दो, हिंदू लेके को कहेगी हमें ही वोट दो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि कम्युनिटी बेस्ड जो है गवर्नमेंट आ जाएगी, और फिर कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट आएगी तो वो उसी कम्युनिटी को हेल्प करेगी जो गवर्नमेंट वो उस पार्टी की, मतलब उस कम्युनिटी की बनी है। वाई एसपीटीपी सिस्टम क्यों आया? जनरली एसपीटीपी gives the largest party or coalition some extra bonus seats। देख लीजिए, सबसे बड़ी बात जो पहली चीज समझने की वो क्या है, मान लीजिए मैंने आपको क्या कहा, एक्स्ट्रा बोनस सीट मोर देन देयर शेयर ऑफ वोट वुड अलाउ। 48% कांग्रेस को वोट मिला था, लेकिन सीट कितनी मिली, 415, 415। तो एक्स्ट्रा बोनस सीट मिलती है ना, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर परसेंट वोट का परसेंट वैल्यू नहीं रखता, परसेंट कितना रखता है वैल्यू, सीट का। दिस सिस्टम मेक्स इट पॉसिबल फॉर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। और इस सिस्टम से फायदा किसको हुआ, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को स्मूथली फंक्शन एंड इफेक्टिवली बाय फैसिलिटेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेबल गवर्नमेंट। अगर देश के अंदर इस तरह का हमारा पीआर सिस्टम अगर होता तो स्टेबिलिटी नहीं आती, गवर्नमेंट के अंदर कोएलिशन गवर्नमेंट मिलती, और कोएलिशन गवर्नमेंट बनती तो कभी ना कभी वो बार बार गिरती, 5 years टेन्योर कंप्लीट होता ही नहीं। Thus, FTPT system encourages voters from different। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास डिफरेंट चॉइस है, मल्टी चॉइसेस, डिफरेंट कैंडिडेट, डिफरेंट पार्टी, डिफरेंट पीपल, दे कैन कास्ट देयर वोट अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। तो सीधी सी बात है कि वोटर्स जो है एनकरेज होते हैं कि हाँ हम इस पार्टी को वोट करेंगे, इस कैंडिडेट को वोट करेंगे। तो हर लोकेलिटी से जो है लोग वोट करने आते हैं। द एसपीटीपी सिस्टम हैज प्रूव टू बी सिंपल। अब मुझे एक बात बताइए, गांव के लोगों को क्या नॉलेज है कि पीआर सिस्टम क्या होता है ना, पीआर सिस्टम के अकॉर्डिंग किसको हमें जो है प्रायोरिटी देनी है, प्रेफरेंस किसको देनी है। लेकिन यहाँ तो सबको पता है कि जो इलिटरेट पीपल है, दे आर रिजाइडिंग इन रूरल एरियाज, दे नो दैट दे हैव टू गो टू द पोलिंग बूथ एंड कास्ट देयर वोट। वो सिक्योर द मोर वोट देयर पर्सन विल बी विनर। सिंपल सी बात है, इसमें आपको कौन सा टेक्निकल चीज समझने की जरूरत है। तो इसलिए इंडिया के अंदर एसपीटीपी को अडॉप्ट किया, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल है, पीपल की भी कैटेगरीज है, तो वो इजीली समझ पाते हैं सिस्टम को। इट हैज हेल्प्ड द लार्जर पार्टीज टू विन क्लियर मेजॉरिटीज एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल। क्योंकि यहाँ पर क्या है, सीट के हिसाब से कैंडिडेट से ज्यादा वोट आते ही वो पर्सन विनर हो जाता है। द सिस्टम हैज ऑल्सो डिस्करेज पॉलिटिकल पार्टीज दैट गेट ऑल देयर वोट्स ओनली फ्रॉम वन कास्ट। मैंने बताया ना, यहाँ पर क्या है, डाइवर्स पीपल है, डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्स कैंडिडेट्स है, तो डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट पार्टीज और डिफरेंट कैंडिडेट्स के लिए वोट करती है। तो कास्ट और कम्युनिटी बेस्ड तो यहाँ पर गवर्नमेंट बन ही नहीं सकती। रिजर्वेशन, अब नेक्स्ट इसमें हम जो चीज कर रहे हैं ये टॉपिक अलग है, रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। बच्चों मैं आपको बता दूं, आपको मालूम है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो 3 कैटेगरी पीपल है, एससी, एसटी और ओबीसी। अब यहाँ पर हम 2 कैटेगरी पीपल की बात कर रहे हैं जिनको रिजर्वेशन मिला है, वो कौन से हैं, एसटी और एससी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि एससी एसटी को कॉन्स्टिट्यूंसी से ये चुनाव लड़ेंगे, ये चीज कौन डिसाइड करता है ये मैं अभी बताती हूँ। तो रिजर्वेशन में क्या होता है, ऑल वोटर्स इन ए कॉन्स्टिट्यूंसीज आर एलिजिबल टू वोट। यानी इसमें ये नहीं होता, देखो आपको थोड़ा सा मैं हिस्ट्री में ले जाती हूँ, जहाँ पर बी आर अम्बेडकर साहब ने क्या डिमांड रखी थी, सेपरेट इलेक्टोरल की। उन्होंने कहा था कि कैंडिडेट भी एससी एसटी का होना चाहिए और वोटर्स जो वोट करेंगे वो भी एससी एसटी के होने चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी ने मना किया कि इससे हमारा देश क्या होगा, फिर टुकड़ों में बट जाएगा। तो पूना पैक्ट हुआ था, हिस्ट्री अगर 10th की याद आ गई तो उसमें अब क्या हुआ कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये हुआ कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से सारे वोटर्स वोट करेंगे, लेकिन कैंडिडेट कौन होगा, एससी एसटी को बिलोंग करता होगा। तो ये पहली चीज। सेकंड क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आप पढ़ते आ रहे हैं एससी एसटी का रिजर्वेशन और कहाँ है, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ तक कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में भी है, यूनिवर्सिटीज में भी है, सब जगह है। अब आपको मालूम होना चाहिए, अभी तक शायद सभी बच्चों को ये मालूम होगा कि एससी एसटी रिजर्वेशन परमानेंट है।
लेकिन ये परमानेंट नहीं है, विद द पीरियड ऑफ टाइम इट इज द नॉर्म्स आर चेंज, और ये दोबारा से सैंक्शन कराना पड़ता है। तो शुरू में ये प्रोविजन कितने सालों के लिए था? 10 साल के लिए। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और इसको इंक्रीज किया, अब 2020 तक इसको किया हुआ है, इस साल तक, फिर इसको दोबारा से रोटेशन होगा। The parliament can take a decision to further extend when the period of reservation expire, यानी 2020 तक एक्सपायर हो जाएगा तो दोबारा से इस पर रिजर्वेशन पॉलिसीज बनेगी। अब बात यहाँ पर आती है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिजर्व्ड पीपल लड़ेंगे, ये कौन डिसाइड करता है। तो बच्चों यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं। दिस इज द इंडिपेंडेंट बॉडी, इट इज कॉल्ड द डिलिमिटेशन कमीशन, जिसे मैंने पढ़ाया था। तो अगर ध्यान से सुनाओ तो मैंने दूसरा नाम दिया था बाउंड्री कमीशन। ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है, इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा आपका, ठीक है, हु डिसाइड विच कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज टू बी रिजर्व्ड ऑन व्हाट बेसिस इज डिसीजन टेकन। तो इसके अंदर डिलिमिटेशन की जो पॉइंट्स, देखो जो मैंने नोट्स यहाँ पर लिख रखे हैं, आपको आंसर्स में इसी तरह से पॉइंट्स में आंसर देना। सबसे पहले डिलिमिटेशन कमीशन है, ये इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और एक क्वेश्चन ये भी आता है, और किसके साथ वर्क करता है? इलेक्शन कमीशन, वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन। अब इसका अपॉइंटमेंट क्यों हुआ? तो पहला क्वेश्चन शॉर्ट में बन सकता है, व्हाई इट इज अपॉइंटेड, फॉर व्हाट पर्पस इज डिलिमिटेशन अपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दो रीजन है। अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइंग अप द बाउंड्री, बाउंड्री समझ रहे हो ना, किसी भी एरिया की बाउंड्री को जहाँ पर SC पीपल रहते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑल ओवर द कंट्री, कंट्री के हर एरिया में, नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है खूब रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, सभी एरियाज में SC पीपल हैं। तो उन बाउंड्री का डिमार्केशन करना किसका काम है? डिलिमिटेशन का। लिमिटेशन, डिलिमिटेशन। नाउ द नेक्स्ट इज आफ्टर ड्रॉइंग द बाउंड्री, अब बाउंड्री का ड्रॉइंग हो गई, अब नेक्स्ट काम क्या है? द डिलिमिटेशन कमीशन लुक्स एट द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। वो देखते हैं कि इस एरिया की पॉपुलेशन में SC पीपल कितने हैं, फिर उन SC पीपल का रेशियो निकालकर उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर सीट निश्चित करते हैं कि यहाँ से 3 जो सीटें हैं उन पर SC कैंडिडेट ही चुनाव लड़ेंगे, कोई जनरल कैटेगरी का चुनाव नहीं लड़ेगा। तो दो हमें ऑब्जेक्टिव, दो फंक्शन समझ में आए। Those constituencies that have the highest proportion of scheduled tribe population are reserved for SC। जहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर SC की सीट रख देते हैं, ठीक है। अब शेड्यूल कास्ट के अंदर थोड़ा सा फर्क है, देखो मैंने जब पढ़ाया था उस समय भी बताया था। शेड्यूल ट्राइब के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका रीजन है कि SC पीपल ज्यादातर क्या है? आउटर एरिया में रहते हैं। आउटर एरिया कौन सा हो गया? जैसे फॉरेस्ट एरिया हो गया, हिली एरिया हो गया। लेकिन SC तो आपको जो है सभी जगह मिलेंगे, कहीं पर पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी, कहीं पर कम मिलेगी। अब डिलिमिटेशन को SC को जब सीट देनी होती है, आपको मालूम होना चाहिए SC की पॉपुलेशन SC से ज्यादा है, SC की सीट SC से ज्यादा है। और हमेशा ध्यान रखना, सीट का रिजर्वेशन उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में होता है। तो यहाँ पर PR सिस्टम आ रहा है। In the case of scheduled caste, the delimitation commission looks at two things। अब ये दो चीजें क्या देखता है SC को रिजर्वेशन देने में? It picks constituencies that have higher proportion of scheduled caste population। उन constituencies को डिमार्केशन करता है जहाँ सबसे ज्यादा SC पॉपुलेशन होती है। अब वहां तो सीट हो गई, लेकिन ऐसी जगह जहां पर पॉपुलेशन कम है तब क्या करेंगे? बट इट ऑल्सो स्प्रेड दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन डिफरेंट रीजन ऑफ द स्टेट। क्यों करते हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है, इनको स्प्रेड क्यों किया, इनका रिजर्वेशन दूसरी जगह भी क्यों किया है? बिकॉज दिस इज डन बिकॉज द SC पॉपुलेशन इज जनरली स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द कंट्री। यानी पूरी कंट्री के अंदर सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी से SC की सीट रखी जाती है। उसकी वजह ये है कि SC जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। अब किसी स्टेट में ज्यादा है, किसी में कम है, तो जहां पर कम है उनको भी इक्वल लाने के लिए वहां भी रिजर्वेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड राइट टू कंटेस्ट। चलिए बच्चों, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? तो जब मैंने आपको ये स्टार्ट किया था तो इंडिया के जो फेडरल इंडिया का जो सिस्टम इलेक्शन वो फ्री एंड फेयर। अब फ्री एंड फेयर का मतलब समझते क्या है? फ्री एंड फेयर का मतलब यह है, फ्री मतलब कि किसी भी माल प्रैक्टिस से, किसी भी इलीगल तरीके से सबसे उसको फ्री रखा गया है। दूसरा फेयर मतलब इक्वालिटी, सबको अधिकार है कि वो वोट कर सकता है। तो यहाँ पर इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कंटेस्ट
ये दो चीजें रखी हैं। ये दो चीजें क्या हैं? टू डिटरमाइन फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। अब यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी एवरीबॉडी नो, यानी जितने भी लोग हैं 18 ईयर्स अटेन कर चुके हैं उससे अब सबको अधिकार है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड। सेकेंड है हु कैन कंटेस्ट इलेक्शन। अब ये बात है, अब मैंने आपको ये कहा कि प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल चीजों में डिफरेंस होता है। तो प्रैक्टिकल चीज अगर हम देखें, मतलब थ्योरेटिकल अगर हम चीज देखें तो उसमें क्या है कि वो सभी लोग जिनकी उम्र 25 ईयर्स है और जिन पर कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा है वो चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर नेक्स्ट चीज क्या है बच्चों, पहले वोटिंग एज क्या थी? 1989 तक वोटिंग एज थी 21। ये क्वेश्चन फ्रेम होता है आपका ऑब्जेक्टिव। लेकिन एक अमेंडमेंट हुआ, वो अमेंडमेंट था 1989 में, और एज को क्या करा? रिड्यूस करके 18 कर दिया। क्लियर? तो हमें ये समझ में आया कि इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए क्या दो तरीके अपनाए हैं, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कंटेस्ट। ठीक है। Adult franchise ensure that all citizens are able to participate in the process of selecting their representatives. This is consistent with the principle equality and ताकि देश के अंदर इक्वालिटी लाए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन हटाए। अब इलेक्शन कौन कंटेस्ट कर सकता है मैं पहले ही समझाती हूँ, वही चीज आ रही है। 25 ईयर्स ओल्ड दिख रहा है आपको, फिगर दिख रहा है। लोकसभा और असेंबली इलेक्शन कैंडिडेट मस्ट बी एटलीस्ट 25 ईयर्स ओल्ड। तो दूसरी चीज क्या है? There is a legal provision that a person who has undergone, जिसपे केस चल रहा हो, समझ रहे? अंडरगॉन का मतलब क्या है? केस चल रहा है, अभी तक प्रूव नहीं हुआ है कि वो गिल्टी है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं जो है वो imprisonment for 2 or more years for some offense is disqualified from। अगर उससे प्रूव हो गया और केस भी चल रहा है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया गया। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन इन इनकम। अब यहाँ पर कोई इनकम रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एजुकेशन रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्लास जेंडर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एवरीबडी हैज द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। So this is we can say that in India the constitution determines free and fair election। अब तीसरा एस्पेक्ट क्या है बच्चों? इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, दिस इज रिटन इन आर्टिकल 324 पार्ट 1। अब आपको आर्टिकल याद रखना है 324 पार्ट 1। क्या है ये तीसरा एस्पेक्ट है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को डिटरमाइन करता है। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इंडिपेंडेंट जो ये आपको स्टार्टिंग की लाइन दिख रही है ना, ये आपकी टेक्स्ट बुक में सेम की सेम है। मैं आपको सिर्फ इसका मतलब समझा देती हूँ। हमारे संविधान आर्टिकल 324 पार्ट 1 में लिखा है कि जो इलेक्शन कमीशन होगा वो क्या करेगा? वो करेगा सुप्रीटेंड करेगा, और क्या करेगा? डायरेक्शन देगा और कंट्रोल करेगा किस चीज को? जो इलेक्शन हो रहे हैं। कहाँ से उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? वो जो लिस्ट तैयार होती है, इलेक्टोरल रोल्स यानी लिस्ट तैयार होती है, फिर पार्लियामेंट के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के जितने भी इलेक्शंस जो होते हैं वो कौन कंडक्ट कराएगा? एक कमीशन, उसका नाम है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, समझ में आ गया? अब बात ये आती है कि इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन देखते हैं क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देयर इज अ चीफ इलेक्टोरल ऑफिस। आपने चीफ इलेक्शन कमीशन का नाम सुना होगा, कौन है अभी? रेज योर हैंड। हु इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? अभी कौन है? रेज योर हैंड इफ यू नो। डू यू नो एनीबडी? नहीं मालूम? कोई प्रॉब्लम नहीं। सुनील अरोड़ा। और फर्स्ट अगर इलेक्शन कमिश्नर की बात करें चीफ, तो वो थे सुकुमार सेन। ठीक है, अब बात करते हैं द इलेक्शन कमीशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इलेक्शन कमीशन जो है लोकल बॉडी के इलेक्शन के लिए जिम्मेवार नहीं है। तो अब क्वेश्चन आएगा कि मैम लोकल बॉडी का इलेक्शन कौन कंटेस्ट कराता है? तो मुझे दिव्यांशी बताएगी कि लोकल बॉडी के लिए इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है। यस दिव्यांशी। दीपांशु, you want to try? एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं। रिमझिम, रेज योर हैंड। ओके, मैंने इसीलिए बोला था कि आप चैप्टर पढ़ें, और नहीं पढ़ा है तभी प्रॉब्लम आ रही है। तो इलेक्शन लोकल बॉडी इलेक्शन कंडक्ट कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन।
जैसे नेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन कमीशन होता है, सेम यही का यही जो है लोकल बॉडी पे होता है। मतलब सेम कौन होता है, वो स्टेट होता है, जो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या कराता है, लोकल बॉडी इलेक्शन कंडक्ट कराता है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, अब इलेक्शन कमीशन का हम मेंबर देखते हैं। अब मैं इसको लिखा हुआ तो मैं, लेकिन मैं आपको वर्बली फटाफट बताती हूँ कि सिंगल, देखो शुरू में क्या था, सिंगल मेंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, सिंगल मेंबर। 1989 तक इलेक्शन कमीशन में सिंगल मेंबर थे, लेकिन आपको पता है कि 1989 में जो है जनरल इलेक्शन हुए थे, तो उसमें वोटिंग जो एज थी वो 21 से 18 हो गई थी, तो वर्कलोड बढ़ गया। तो उस समय इलेक्शन कमीशन में क्या हुआ, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स वर अपॉइंटेड। 1989 में जब जनरल इलेक्शन हुए तो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स वर अपॉइंटेड, मेकिंग द बॉडी मल्टी मेंबर। अब ये बॉडी क्या हो गई, मल्टी मेंबर हो गई, यानी यहाँ पर कितने पर्सन आ गए, 3 मेंबर आ गए। 1993 से ये जो इलेक्शन फॉर्मेशन, जो कमिश्नर्स का जो फॉर्मेशन था, अब ये 3 मेंबर सिस्टम हो गया। हाँ, ये जरूर है कि कभी अगर ये वापस 1 मेंबर करना चाहते हैं तो हो भी सकता है, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा सिस्टम है। क्लियर टू एवरीबडी? चलिए आगे देखें। A multi-member election commission is more appropriate as power is shared and there is a greater accountability. आपको पता है इस लाइन का मतलब है, हर लाइन का मतलब समझे आप कि मल्टी मेंबर आने से क्या होगा, एक तो ये अपनी पावर को शेयर करेंगे, क्योंकि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, 2 अदर मेंबर हो गए, तो पावर से डिवाइडेड, और लोगों के लिए और अकाउंटेबल होंगे, क्योंकि पहले एक पर्सन होगा तो हो सकता है कि वो अपनी मनमानी कर सके, लेकिन जब अगर अदर मेंबर्स होंगे तो जब तक ये मेंबर्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, कंसेंसस नहीं देंगे, तब तक जो है कोई भी डिसीजन नहीं हो पाएगा। तो दिस इज गुड दैट सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रिसाइड्स ओवर द इलेक्शन कमीशन। अब क्वेश्चन आता है कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ज्यादा पावर होती है क्या? नहीं। मैंने जब चैप्टर एक्सप्लेन किया तो मैंने बताया था कि एक असेंबली लाइन होती है जिसमें बच्चों की लाइन बनती है जब हम प्रेयर के लिए जाते हैं। तो उस प्रेयर के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट नंबर पे कोई बच्चा जिसकी हाइट कम है तो उसको हम आगे खड़ा कर देते हैं, उसके सीक्वेंस में हाइट वाइज हम लाइन बनवाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास अदर मेंबर से ज्यादा पावर होती? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो भी इक्वल है, बस ये है कि उसका अपॉइंटमेंट पहले हुआ तो वो फर्स्ट पे है, फर्स्ट टू है ना, वो फर्स्ट नंबर पे है, और अदर्स मेंबर्स का बाद में हुआ, तो इसलिए अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो इन दोनों मेंबर का कंसेंसस जरूरी है, और मान लें कि ये 2 मेंबर उससे राजी नहीं होते तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पावर यूज में नहीं आएगी। क्लियर? इट इज अ कलेक्टिव बॉडी, देर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये जो अदर मेंबर्स हैं इनको भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। किसके एडवाइस पे करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स द सिक्योरिटी। अब क्वेश्चन आ रहा है, कल ही ये सारा टॉपिक करवाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। बच्चों इसका मतलब समझ लीजिए, सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर का मतलब क्या होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्वेश्चन आता है कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसके टेन्योर 6 ईयर टेन्योर है बच्चों, या फिर टिल द एज ऑफ 65, या तो उसकी 65 साल की उम्र पूरी हो चुकी हो, या उसने 6 ईयर्स अपना टेन्योर पूरा कर लिया, तब तो वो अपने आप रिटायर हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसके टेन्योर से पहले भी हटा सकते हैं? यस, इट कैन बी रिमूव्ड। तो इसको रिमूव कौन करेगा? ओनली प्रेसिडेंट थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस क्या है? स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, तो स्पेशल मेजोरिटी कल मैंने एक्सप्लेन की थी, वो अभी फिर आगे आएगा, मैं आपको समझा दूंगी। द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर। कोई पार्टी कोई अदर मेंबर उसको हटा नहीं सकता। दे आर अपॉइंटेड फॉर 6 ईयर टर्म ऑफ 65। द सीईसी कैन बी रिमूव बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म बाय द प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किस आधार पर हटाएगा? स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी बच्चों क्या होती है? बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। मैंने एक एग्जांपल से समझाया था कि 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, जितने मेंबर वहां पर प्रेजेंट है उनका 2/3, समझ लीजिए 50 है तो 50 का 2/3 कितना निकलेगा? शायद 33%। तो 33 लोगों का मेंबर्स की मेजोरिटी अगर होती है बोथ द हाउसेज, तो उसको हटा सकते हैं। दिस इज डन टू इंश्योर दैट। क्यों किया गया है ये सिस्टम? तो अ रूलिंग पार्टी कैन नॉट रिमूव ए सीईसी, ताकि कोई रूलिंग पार्टी उसको हटा ना सके, और उसके पावर को बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया। स्पेशल मेजोरिटी क्लियर की है इन्होंने। 2/3 मेजोरिटी ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग
एंड सिंपल मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। सिंपल मेजोरिटी का मतलब समझ लीजिए, आपकी बुक में एक दे रखा है 57 क्लास में बच्चे हैं तो उसकी सिंपल मेजोरिटी निकालो, तो 50 का अगर हम हाफ करें तो 25, 7 का करें तो 3.5, तो कुल मिला के 29 आसपास हो जाएंगे। तो ये आपका सिस्टम है। अब हम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अ वाइड, अब फंक्शंस क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहले तो हमने जब पूरा इलेक्शन कमीशन देखिए पढ़ लिया, तो स्टार्टिंग में 4 अपने पास लाइन पढ़ी ना, उसमें सारे फंक्शन है। अप टू डेट वोटर्स लिस्ट, यानी नेक्स्ट ईयर मैंने एग्जाम्पल यही दिया था कि नेक्स्ट ईयर 12th में आप आ जाएंगे तो आपकी एज हो सकता है 18 हो जाए, तो आप उस वोटर लिस्ट में आपका नाम जो है ऐड हो जाएगा। तो अप टू डेट वोटर्स हो गए, और जो लोग नहीं रहे हैं उनका नेम जो है हटा देते हैं। सेकेंड थिंग क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं इसको फ्री ऑफ एरर्स बनाएं। डिटरमाइन द टाइमिंग, अगला क्या है, आपको मालूम है ना कि इलेक्शन का टाइम क्या होता है, कब नॉमिनेशन होगा, कब फॉर्म फिल होगा, कब पोलिंग जो होगा, यानी वोट कब आएंगे, कब जो है आप अपना नाम वापस ले सकते हैं, कब जो है रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा, ये सारा टाइमिंग कौन सेट करता है, इलेक्शन कमीशन। लास्ट डेट फॉर फिलिंग नॉमिनेशन, स्क्रूटनी, लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल, डेट ऑफ पोलिंग, डेट ऑफ काउंटिंग, ये सब। During this entire process, the election commission has the power to take decision to ensure a free and fair poll. अब फ्री एंड फेयर करने के लिए 3 चीजें हैं, पावर आ गई। अब अगर फंक्शन के साथ पावर पूछे ना तो आपको ये पूरा आंसर देना है। ऊपर तक तो हमने फंक्शन पूछे, अब पावर क्या है फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कराने के लिए, तो पावर देख लीजिए ये है। वो किसी भी कंट्री में, पार्ट में जहां इलेक्शन हुए उन्हें पोस्टपोन कर सकता है। अगर उसे समझ में आया कि यहाँ पर इलीगल मीन्स हुए, यूज हुए हैं, तो वो या कोई ऐसा रॉयट्स हो गए, कोई दंगे हो गए, तो वहां पर पोस्टपोन कैंसिल कर सकता है। दूसरा, द कमीशन ऑल्सो इम्प्लीमेंट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये क्वेश्चन है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बच्चों क्या होता है, इसमें कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन एक गाइडलाइन देता है। उस गाइडलाइन के हिसाब से जो कंटेस्टेंट्स होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनको ये समझाया जाता है कि आपको कैसे बिहेव करना है, आपको इलीगल मीन्स यूज नहीं करने हैं, आपको अपनी जो है जो रैलीज वगैरह है वो कब बंद करनी है, आपके जो है कैरेक्टर को कैसे, मतलब वो सारी की सारी गाइडलाइन है कैंडिडेट से रिलेटेड। ये मैं आपको नोट्स में दूंगी, आप इसकी टेंशन ना लें, सारी चीजें दूंगी। लेकिन आप थोड़ा सा, मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सब्जेक्ट आपने ऑप्शनल लिया है, एटलीस्ट आप इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लें। अदरवाइज आपको चीजें, आपने अगर ऐसे ही ले लिया है तो चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, उसके बाद आगे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो आप प्लीज रेगुलर क्लास अटेंड करें, सारी चीजें आपको बहुत क्लियरली समझाने की मैं कोशिश करती हूँ। इन ऑर्डर ए रीपोल इन स्पेसिफिक, इट कैन ऑल्सो ऑर्डर ए रीकाउंट। अब वहां पर क्या होगा, अगर वापस इलेक्शन वापस हो गए तो वोट की काउंटिंग भी वापस होगी ना। तो ये प्रोसेस कोई इजी नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को फेयर एंड जस्ट इलेक्शन करने के लिए करना पड़ता है। लास्ट देखिए, द इलेक्शन कमीशन अकॉर्ड रिकॉग्निशन टू, आपने पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर पढ़ा था जिसमें नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी पढ़े थे 10th में। पॉलिटिकल जो नेशनल पार्टीज है उनको यूनिक सिंबल कौन देता है, इलेक्शन कमीशन। स्टेट पार्टी को भी कौन देता है, इलेक्शन कमीशन, लेकिन स्टेट का स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो डिफरेंट पार्टी को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सिंबल कौन देता है, इलेक्शन कमीशन। अब कुछ रिफॉर्म्स है बच्चों, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स क्यों क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, देखिए कोई भी सिस्टम जो होता है वो 100% परफेक्ट नहीं होता। इसलिए हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है हम मानते हैं कि परफेक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं इतने सालों से 1951 से इलेक्शन चल रहे हैं इंडिया में। अभी जो इलेक्शन हुए ये 17th लोकसभा के इलेक्शन हुए 2019 में। इतने सालों से इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करा रहा है, तो क्वालिटी तो मेंटेन की भी है, लेकिन जब हमें लूप होल्स नजर आते हैं तो हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं। सुधार की बात कब करते हैं, जब कहीं प्रॉब्लम आती है, तो हम उसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पर सजेशन दिया है कि एसपीटीपी की बजाय कौन सा सिस्टम लिया है, यहाँ पर पीआर सिस्टम लिया है। पहला सजेशन तो ये सजेशन है बच्चों, अभी तक इनको कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सेकेंड थिंग कहते हैं कि 1/3 सीट, आपको मालूम है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर में वुमेन का 1/3 सीट नहीं है। ये बहुत अच्छा सजेशन है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट में 1/3 सजेशन है। थर्ड, देयर शुड बी स्ट्रिक्ट प्रोविजन टू कंट्रोल द रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। पढ़ा था ना 10th क्लास में मनी मसल पावर, तो उन्होंने कहा कि मनी जो है, जो यूज कर रहे हैं वो मनी, उसको फंडिंग कौन करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को। अगर वो ज्यादा यूज कर रहे हैं तो ये पता लगाएं कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है और क्यों, किस मकसद के लिए यूज कर रहे हैं।
कैंडिडेट्स विद एनी क्रिमिनल केस, अभी हमने देखा कि किसी पे अगर केस चल रहा है तो उसको भी इलेक्शन लड़ने ना दिया जाए। देयर शुड बी कंप्लीट बैन ऑन द यूज ऑफ कास्ट एंड रिलीजन एंड कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड कास्ट पढ़ा था, जिसमें कास्ट और रिलीजन बेस पे वोट करने की, वोट मांगने की कोशिश करते हैं, उसे पूरी बैन करने की डिमांड की गई है। देयर शुड बी a law to regulate the functioning of political, और सबसे बड़ी बात यह है पॉलिटिकल पार्टीज को खुद को कैसे फंक्शन करना चाहिए, ट्रांसपेरेंट तरीके से, इलीगल मीन किया यूज ना करें, तभी हमारे इलेक्शंस क्या होंगे, फ्री एंड फेयर होंगे। तो यहाँ पर ये कंप्लीट तो नहीं हुआ, अभी टॉपिक बाकी है। हाँ, और टाइम भी जो है खत्म होने वाला है। अब जो चीज है वो ये है कि मैं आपको जो मैंने असाइनमेंट प्रिपेयर किया था अभी नया, देखिए बच्चों, आप अभी मेरे पास जितने भी बच्चे अटेंड कर रहे हैं क्लास, उनमें से 2 बच्चों ने मुझे अभी तक असाइनमेंट सॉल्व करके भेजा। यू हैव टू बी वेरी सीरियस नाउ। रिजल्ट आपका 1-2 दिन में डिक्लेयर हो जाएगा, फिर आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हमें वास्तव में क्या करना है ना। तो बी सीरियस नाउ। इसके बाद से जो भी आपको असाइनमेंट क्वेश्चन आंसर सेंड हो रहे हैं, प्लीज आई एम जस्ट काइंडली रिक्वेस्ट यू सेंड इट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, बिकॉज वी हैव ओनली दिस सिस्टम। फिजिकल क्लास होती तो आपको पता है कुछ और चीज मिली होती, बट इन दिस वी ओनली कैन रिक्वेस्ट यू, एंड आई थिंक इट्स योर ड्यूटी, देन वी आर फुलफिलिंग आवर ड्यूटी, वी आर जस्ट गिविंग आवर ऑल एफर्ट्स टू टीच यू। जहाँ से भी जो भी नॉलेज हमें मिलती है हम देने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट इज योर ड्यूटी नाउ, that you should send kindly your homework, whatever the notes, assignments and NCERT and other questions or solutions are also we are sending you. Only this is your duty that you should complete your homework timely and send it. So I hope that you will cooperate with me. टीचर का कॉपरेशन, पेरेंट्स के साथ कॉपरेशन करते हैं ना आप हर चीज का, तो टीचर एज अ पेरेंट, तो आपकी हर चीज की जो है टेक केयर करना क्या होता है, ड्यूटी हमारी होती है। तो आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड मी कि मेरा क्या टारगेट है इन सब बातों को कहने का। ओनली वन टारगेट, फुल मोटिव इज दैट कि आप पढ़ें और जो पढ़ाया जा रहा है उस चीज को अच्छे से समझें। थैंक यू ऑल, and tomorrow we will start a new lesson, and surely I will send this assignment and try to solve it. Okay, have a good day.